बिल्कुल ठीक मिस्टर अली, जैसा आप फरमाएंगे वही होगा। प्रोफेसर ने बरक रफ्तारी से वो राइफलें जोड़ना शुरू कर दी जो इस मौके पर उनकी गाड़ियों को तबाह करने के लिए कारआमद साबित हो सकती थी और जिनमें विक्स की शीशी जैसे कारतूस चलते थे। एक राइफल जोड़ने के बाद मैंने बुड को इशारे से अपने करीब बुलाया और उसे इस सिलसिले में हदायत दी। बुड हमेशा का अलर्ट था। उसने राइफल मेरे हाथ से ले ली, गर्दन खम की और फिर बरक रफ्तारी से चलता हुआ टीले के किनारे पर पहुंच गया। यहाँ से उसे उस दूसरी पोजीशन पर पहुंचना था जहाँ से वो उन लोगों का निशाना ले सकता था। इसी दौरान हम लोगों ने अपनी पोजीशनें दोबारा संभाल ली थी और हमारी तरफ से भी फायरिंग का आगाज हो गया था, लेकिन हम अंधाधुंध फायरिंग करने की बजाय मोहतात अंदाज में गोलियां चला रहे थे। हमारा मकसद सिर्फ इस कदर था कि उधर से फायरिंग करने वालों की तवज्जो ज्यादा से ज्यादा हमारी जानिब रहे और बुड को मुनासिब पोजीशन हासिल करने का मौका मिल जाए। थोड़ी देर की कोशिश के बाद हम बिलाखिर उसमें कामयाब हो गए कि उनकी सारी तवज्जो सिर्फ इस हिस्से की तरफ हो गई जिधर से हम फायरिंग कर रहे थे। बुड ऐसे ही किसी लम्हे का मुंतजिर था। वो किसी छल्लावे की मानिंद अपनी जगह से उठा और बरक रफ्तारी से उस चट्टान तक पहुंच गया जिसके बारे में मैंने उसे हदायत दी थी। अब हमारी कामयाबी का तमाम दारो मदार बुड पर था और मुझे बुड की सलाहियतों पर कोई शुबा नहीं था। मैंने हाथ के इशारे से फायरिंग बंद करने की हदायत की और हम लोग अपनी जगह से कुछ पीछे हट आए। अचानक बुड की तेज आवाज मेरे कानों से टकराई। चीफ, उनकी तादाद 25 और 30 के दरमियान है। 4 लैंड रोवर हैं उनके पास और अब वो लैंड रोवर स्टार्ट करके सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रहे हैं और उनका अगला मोर्चा लैंड रोवर से तकरीबन 50 कदम आगे है जहाँ से वो तुम लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं। प्रोफेसर जोनाथन चंद कदम पीछे हटकर टीले से नीचे उतर आए, फिर इधर उधर देखते हुए बोले, एक वो चट्टान है जिसके अकब में पहुंचकर उन लोगों की दूसरी सीमत कवर की जा सकती है। मेरा ख्याल है ये कोशिश मैं करता हूँ। नहीं मिस्टर जोनाथन, ये जिम्मेदारी आप मेरे सुपुर्द करें, बैकनो ने कहा और वो फिर अपनी राइफल संभाल कर जमीन पर छिपकली की तरह चलता हुआ उस चट्टान की जानिब जाने लगा। दूर से उसे देखा नहीं जा सकता था। अब सूरत-ए-हाल ये थी कि बैकनो दाईं जानब की एक चट्टान पर था, बुड बाईं सीमत और हम दोनों दरमियान में टीले के पीछे। मैंने चंद लम्हात कुछ सोचा। गोलियां अब भी बारिश की तरह बरस रही थी। गालिबन वो लोग हमें इसका मौका नहीं देना चाहते थे कि हम भी कोई मौसर कार्रवाई उनके खिलाफ कर सके। गोलियों की इस बारिश में वो आसानी से आगे बढ़कर हमें घेरे में ले सकते थे। बुड ने इस सिलसिले में खुद ही फैसला कर लिया। एक खौफनाक गरज सुनाई दी और दूसरी तरफ से गोलियां चलना अचानक बंद हो गई। बुड का जोरदार कहका उभरा था, लेकिन दूसरी गरज की आवाज में वो कहका दब गया। ये मैकनो का फायर था जो उसने उन पर किया था। सूरत-ए-हाल का हमें कोई अंदाजा नहीं हो सका था कि उन दोनों के इन फायरों के नतीजे में क्या हुआ, लेकिन गोलियां चलना जक लख्त बंद हो गई थी और उसके साथ ही इंसानी आवाजों का शोर उभर रहा था। फिर दफतन यके बाद दीगरे 2 धमाके और सुनाई दिए। मैंने इस मौके से फायदा उठाकर टीले की दूसरी जानिब झांक कर देखा तो एक अजीब सा तमाशा नजर आया। लैंड रोवर तबाह हो गई थी और बकिया 2 के हुड में आग लग गई थी। वो लोग सारी मोर्चाबंदी भूल गए थे और बकिया 2 गाड़ियों को बचाने की कोशिशें कर रहे थे, लेकिन अब बुड और मैकनो ने इंतजार नहीं किया और उन पर मुसलसल फायरिंग करने लगे, जिसके नतीजे में बकिया दोनों लैंड रोवर भी तबाह हो गई और उन लोगों ने राह फरार इख्तियार की। जंगल के होलनाक सन्नाटे में गोलियों की आवाजें अभी तक बाज़गश्त पैदा कर रही थी और धुएं के मरगोले फिजा में बुलंद हो रहे थे। चारों लैंड रोवर तबाह हो गई थी और ये हमारी शानदार कामयाबी थी। लेडी और कैनस कानों पर हाथ रखे घुटनों में मुंह दिए टीले के नीचे ऊंधी पड़ी हुई थी और उनके बदन खौफ से कांप रहे थे। प्रोफेसर जोनाथन ने भी ये मंजर देखा और उसके बाद बुड और मैकनो को वापस आने के लिए कहा। अब मैदान बिल्कुल साफ था। उन लोगों में से अगर कुछ अपराध जिंदा थे तो वो फरार हो गए थे। हमें हैरत अंगेज तौर पर उनके खिलाफ कामयाबी नसीब हुई थी। सब लोग एक जगह जमा हुए तो खुशी के नारे लगाने लगे। कैनस और लेडी भी उठ खड़ी हुई थी। उनके चेहरे हल्दी की तरह जर्द नजर आ रहे थे। जोनाथन ने उनकी तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं लड़कियों, अब वो जो कोई भी थे हमने उन्हें शिकस्त दे दी है। ताम मेरा ख्याल है मिस्टर अली कि अब हमें सामने का रुख नहीं इख्तियार करना चाहिए, बल्कि हमें सिम तब्दील करना होगी। इन लड़कियों को बाहिफाजत इनकी मंजिल तक पहुंचाना भी हमारा फर्ज है और अपनी जिंदगी बचाना भी जरूरी है। आप ठीक कहते हैं, मैंने जोनाथन से इत्तफाक करते हुए कहा और उसके बाद हमने अपने घोड़े संभाल लिए। जिस रास्ते को हमने इख्तियार किया था वो हमारी मौजूदा पोजीशन से बाईं सिमत चला जाता था
اور یہ ایک بالکل ہی مخالف سمت تھی، اس سمت سے جس کی نشاندہی کی آواز لہروں نے کی تھی۔ لیکن میں جانتا تھا کہ پروفیسر نے اپنی ذہانت سے کام لے کر اسی نقشے کے مطابق عمل کیا ہوگا، لیکن راہ ایسی اختیار کی کہ ان لوگوں کو دھوکہ ہو۔ یقیناً دن اسی انتظار میں گزر گیا کہ اب دشمن کس طرف حملہ آور ہوتے ہیں۔ رات ایک پہاڑی علاقے میں ہوئی تھی۔ پروفیسر جوناتھن نے خاموشی سے اپنی وہ حیرت انگیز مشین نکال لی تھی اور اس پر آواز کی لہروں کو سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں، بڈ اور میکنو خیمہ لگا رہے تھے۔ لڑکیوں نے حیرت سے ہماری ان تیاریوں کو دیکھا۔ ویسے اسی دوران انہوں نے بولنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ رات کو سردی اچھی خاصی تھی۔ دونوں لڑکیوں کو ایک ہی خیمے میں ٹھونس دیا گیا۔ بقیہ 3 خیمے ہم نے آباد کر لیے تھے۔ میں نے پروفیسر جوناتھن کے نزدیک بیٹھتے ہوئے کہا، کیوں پروفیسر، کیا اس بدلی ہوئی سم سے ہم اپنی منزل نہیں کھو بیٹھے؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں نے ایک تجربہ کیا ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ کوئی خاص بات؟ میں نے تجسس کے تحت سوال کیا۔ ہاں، میں تمہیں ایک بات بتا دوں علی کہ ان لڑکیوں کا ہم سے ملنا بلا وجہ نہیں تھا۔ ان کے لباس میں ٹرانسمیٹر موجود ہے اور اسی ٹرانسمیٹر پر انہیں ہدایت دی گئی تھی کہ وہ لوگ ہم سے آ ملے۔ پروفیسر کی اس انکشاف نے مجھے چونکا دیا تھا۔ لڑکیوں کے بارے میں بھی ذرا تذبذب کا شکار تھا، لیکن پروفیسر نے جو بات بتائی تھی وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ تو پھر کیوں نہ ان سے نجات پا لی جائے پروفیسر؟ نہیں علی، جذباتی بن کر نہیں سوچو۔ اگر ہم ان کی زبانیں کھلوانے میں کامیاب ہو گئے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ان کے پاس ہتھیار وغیرہ بھی ہیں؟ اس کا اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا، لیکن اس کا علاج یہی ہے کہ تم ان کا وہ سامان جو ہم غار سے اٹھا کر لائے ہیں اس طرح قبضے میں کر لو کہ اگر وہ اس تک پہنچنا چاہیں تو نہ پہنچ سکیں۔ اور ٹرانسمیٹر ان کے اپنے لباس میں ہی کہیں پوشیدہ ہوگا، اسے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے میں انتظار کروں گا کہ رات کی تاریکی میں وہ ان لوگوں سے کچھ گفتگو کریں۔ یہ خطرناک ہو جائے گا پروفیسر، اگر انہوں نے ہماری بدلی ہوئی سمت کے بارے میں انہیں بتا دیا تو پھر کسی بھی لمحے ہم کسی اور خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ پروفیسر نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر گردن ہلانے لگا تھا، پھر اس نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، ہاں یہ حقیقت ہے، تو پھر کیوں نہ ان سے ٹرانسمیٹر طلب ہی کر لیا جائے۔ ابھی کوئی آخری فیصلہ نہ کریں پروفیسر، میں نے ایک اچانک خیال کے تحت کہا۔ میرا خیال ہے ان لوگوں کو ایک بار اور ٹرانسمیٹر کے استعمال کا موقع دیا جائے اور جب وہ گفتگو کر رہی ہوں تب ہی ہم انہیں پکڑ لیں، اس طرح بات بن جائے گی۔ پروفیسر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جس علاقے میں ہم نے قیام کیا تھا وہاں چاروں طرف پتھریلی زمین تھی، اونچے اونچے ٹیلے تھے۔ البتہ ہم نے یہ بات خاص طور سے محسوس کی تھی کہ یہاں رویدگی نہیں، کوئی جھاڑی تک آس پاس نظر نہیں آ رہی تھی۔ پتہ نہیں اس کی وجہ کیا تھی، لیکن صحرائے اعظم میں کوئی بھی منظر حیران کن نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو سرزمین حیرت تھی۔ ہم اس مسلسل جدوجہد سے جو تھکن محسوس کر رہے تھے اس کا اظہار کوئی نہیں کر رہا تھا، لیکن سب کے چہروں سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اب کم از کم 2-3 دن تک کسی جگہ آرام کی ضرورت ہے، لیکن جگہ کم از کم ایسی تو ہونی چاہیے تھی جو قیام کے لیے موزوں ہوتی۔ رات کو ہم چوکنے ہو کر لیٹ گئے۔ بڈ کی ڈیوٹی لگا دی گئی تھی، لیکن اس وقت بڈ کی ڈیوٹی ختم بھی نہیں ہوئی تھی جب اچانک کی زمین پر ہمارے بدن ہلنے لگے۔ میں بھی اس وقت گہری نیند سو رہا تھا، لیکن یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے سر نیچے اور پاؤں اوپر کر دیوں۔ ایک دم سے چکر سا آ گیا تھا، اس کے ساتھ ہی دونوں لڑکیوں کی چیخیں ابری اور میں پھرتی سے خیمے سے باہر نکل آیا، لیکن اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا اور اس بری طرح گرا کہ اگر دونوں ہاتھ زمین پر نہ ٹک جاتے تو شاید سر ہی پھٹ جاتا۔ فضا میں ایک ہلکی سی سنسناہٹ پھیل رہی تھی اور بہت دور کہیں آگ کی سرخی سی جھلک رہی تھی۔ مجھے اچانک یہ احساس ہوا کہ قرب و جوار میں اور شاید آتش فشانی پر آمادہ ہے۔ زمین ہل رہی تھی۔ پروفیسر میکنو بھی اپنے خیمے میں جاگ گئے تھے، لیکن انہوں نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پروفیسر نے خوفزدہ لہجے میں کہا، زلزلہ، خوفناک زلزلہ، لیکن اس کی آواز دب گئی۔ ایک ہیبت ناک دھماکہ ہوا اور پھر سخت آواز سنائی دینے لگی۔ یقیناً یہ بڑے بڑے پتھروں اور چٹانوں کے لڑکنے کی آواز تھی، اور پھر اسی جگہ آتش بازی چھوٹنے لگی جہاں میں نے آگ کی سرخی دیکھی تھی۔ ہمیں یہاں سے آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں یہاں سے۔ ابھی پروفیسر نے اتنا ہی کہا تھا کہ دفعتاً گھوڑے خوفزدہ انداز میں چیخنے لگے اور سب کے سب افراتفری کا شکار ہو گئے۔ زلزلے کا جھٹکا رک گیا تھا۔ ہم لوگوں نے کھڑے ہو کر جلدی جلدی سامان سمیٹا، گھوڑوں کی باگیں تھامی اور وہاں سے آگے بڑھنے لگے۔ لڑکیوں کا خوف و دہشت سے برا حال تھا، انہیں بڈ اور پروفیسر جوناتھن نے سنبھالا ہوا تھا،
मैकनो 2 घोड़ों की लगामें थामे हुए था, बाकी 2 घोड़ों की लगामें मैंने पकड़ी हुई थी। हम लोग तेज तेज कदम बढ़ा रहे थे। हमें खौफ था कि हम इन टीलों के दरमियान पत्थरों का शिकार ना हो जाए। दफअतन फिर एक खौफनाक धमाका हुआ और फिजा में गहरी धुंध फैलने लगी। गालिबन आतिशफशां ने मजीद लावा बाहर उगल दिया था। हम बरक रफ्तारी से एक सिमत मुतय्यन करके आगे बढ़ रहे थे। मकसद यही था कि आतिशफशां पहाड़ के इलाके से दूर निकल जाएं ताकि इसकी हशर सामानियों से बच सकें। लड़कियों ने अब रोना शुरू कर दिया था। बूढ़ कैनस को तसल्लियां दे रहा था। प्रोफेसर जोनाथन भी खौफजदा लहजे में लेडी वाल्टर जून से कह रहा था कि वो आवाज काबू में रखे। हम लोग काफी देर तक सफर करते रहे। घोड़ों को संभाले रखना बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि हर धमाके पर वो बिदक जाते थे। लेकिन मैंने महसूस किया कि अब जलजला नहीं आ रहा था, बल्कि आतिशफशानी के सबब जो धमाके हो रहे थे वही इर्ताश का बायस थे। बार बार रोशनी भी हो जाती थी और इतराफ के मनाजर नजर आने लगते थे। इस खौफनाक आतिशफशानी ने दर हकीकत मुझे भी सहमा दिया था। बहरतौर हम वहां से काफी दूर निकल आए। उसके बाद हमें रोईदगी नजर आने लगी, छोटे छोटे घास के झुंड और उसके बाद दरख्तों का सिलसिला। काफी फासला तय हो गया था। हालांकि हम घोड़ों की पुष्ट पर नहीं थे। घोड़ों को तो इस वक्त काबू में रखना ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन यहाँ पहुंचकर हमें खासा सुकून महसूस हुआ। समझ में नहीं आ रहा था कि हम कौन सी सिमत निकल आए हैं। सभी बुरी तरह बदहवास थे। फिर जब आगे बढ़ना मुमकिन ना रहा तो प्रोफेसर ने एक जगह क्याम करने का फैसला किया और अपना सामान वगैरह वहीं डाल दिया। इससे ज्यादा पैदल चलना मुमकिन नहीं और हम कह सकते हैं कि रात की तारीकी में हम कहां से कहां पहुंच जाएं। इसलिए यहीं रुककर हालात का जायजा लिया जाए। प्रोफेसर ने कहा। दूर, बहुत दूर अब भी धमाके सुनाई दे रहे थे और रात की तारीकी में इस तरफ रोशनी भी दिखाई दे जाती थी। दफअतन कुछ फासले पर रीछों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। हवास बाख्ता दरिंदे और परिंदे भी आतिशफशानी से खौफजदा होकर भाग रहे थे। प्रोफेसर जोनाथन गहरी गहरी सांसें लेकर इधर उधर देखने लगा। फिर एक सिमत इशारा करके बोला, मेरा ख्याल है हमें उन दरख्तों की ओट में हो जाना चाहिए क्योंकि ये जानवरों की गुजरगाह है। अगर खूनख्वार दरिंदे इस तरफ आ निकले तो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैंने प्रोफेसर की बात से इत्तफाक किया और अपना सामान उठाकर हम सब उस तरफ चल पड़े। रात के मुल्के अंधेरे में दरख्तों के सिर्फ हेवले ही देखे जा सकते थे। चौड़े किस्म के जाड़ जिंगाड़ नमा दरख्त थे। हमने उनसे थोड़े फासले पर अपना सामान डाल दिया और वहीं बैठ गए। हमारे घोड़े हम ही से कुछ फासले पर मौजूद थे। उन्हें आपस में रस्सियां बांधकर एक बड़े से पत्थर से बांध दिया गया था, लेकिन वो बेचारे खौफजदा थे और हमारी कोशिशों के बावजूद काबू में नहीं आ रहे थे। मैं अपनी जगह से उठकर उनके नजदीक आ गया और उनके अयाल पर हाथ फेर कर उन्हें तसल्लियां देने लगा। बाकी लोग सब सह में सिमटे बैठे हुए थे। इस कुदरती आफत ने सभी को खौफजदा कर दिया था। घोड़ों को थोड़ी देर तक पुचकारने के बाद मैं वापस आ गया। हमारी पुश्त पर दरख्त हमसे तकरीबन 10-12 गज के फासले पर थे। मैं सामान के नजदीक ही बैठा हुआ था कि दफअतन मैंने अपने पैरों के पास कोई चीज रेंगती हुई महसूस की। एक लम्हे के लिए मेरे ज़हन में सांप का तस्वर उभरा। मैंने दहशत ज़दा होकर पांव समेट लिए। यकीनन वो सांप ही था। एक लंबी सी लजलजी सी शय सामान के गिर्द अहाता कर रही थी। मैं उछलकर सामान पर से हट गया, लेकिन ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि वो शय सांप नहीं बल्कि दरख्तों की भूरी मटियाली शाख है जो दरख्तों से मुंसलिक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। देखते ही देखते दरख्त की शाख ने मेरे नीचे रखे हुए सामान को अपनी गिरफ्त में ले लिया और पीछे हटने लगी। उसी वक्त मेरे हल्क से एक दिलखराज चीख निकल गई थी। ये हैरत अंगेज चीख मेरी समझ में नहीं आई थी। मेरी चीख पर दूसरे लोगों ने मेरी तरफ देखा। मैं फुर्ती से पीछे हट गया था और उसके बाद मेरी निगाहें इतराफ में भटकने लगी थी। तब मुझे एहसास हुआ कि दरख्त की एक शाख आगे नहीं बढ़ी थी बल्कि 4-5 शाखें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी और उनका अंदाज सांपों की तरह रेंगने वाला था। इस हैरत अंगेज मंजर को सभी ने देख लिया। कैनस के हल्क से एक दिलखराज चीख निकली और वो अपनी जगह से उछलकर पीछे जा पड़ी, लेकिन वो एक दरख्त की शाख पर गिरी थी। दूसरे हीले में मैंने दरख्त की शाख को उसकी कमर के गिर्द लिपटते देखा। हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे और हम खौफजदा निगाहों से दरख्तों को देख रहे थे। दफअतन मैकनो ने सामान आगे को घसीटना शुरू कर दिया था। शायद वो इस सूरत हाल को समझ गया था, जबकि हम बाकी तमाम लोग इससे नावाकिफ थे। बूढ़ा के फाड़े इन लजलजी शाखों को हरकत करते देख रहा था और यही कैफियत प्रोफेसर
जोनाथन की भी थी। कैनस की दोबारा चीख उभरी तो हमने चौंक कर उसे देखा। अब उसकी दहशत ज़दा आवाजें मुसलसल सुनाई दे रही थी और दरख्तों की 2-3 शाखें उसके जिस्म से लिपट गई थी। यकीनी तौर पर ये खून आशाम दरख्त थे जिनके बारे में हमने पढ़ा जरूर था मगर देखने का इत्तफाक कभी नहीं हुआ था। इनकी शाखें हर जानदार को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं और उसके बाद उसका खून चूस कर उसे फेंक देती हैं। कैनस उनकी गिरफ्त में फंस गई थी। हर चंद के मुझे मालूम हो चुका था कि उसका ताल्लुक उन खतरनाक लोगों से है जिन्हें स्टीफन ब्रैकोडा का साथी कहा जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद इंसानी हमदर्दी मुझ पर गालब आ गई। मैंने फुर्ती से अपना पिस्टल निकालकर दरख्त की शाखों पर फायर करना शुरू कर दिए, लेकिन मेरा निशाना कारगर साबित नहीं हो रहा था। उसी वक्त मैंने बुढ़ को देखा जिसने एक लंबा चाकू निकाला और दीवाना वार शाख की तरफ लपका। अकब से कुछ शाखें उसकी तरफ बढ़ी और एक शाख ने उसकी टांग को अपनी गिरफ्त में ले लिया, लेकिन इसी दौरान बुढ़ उस दूसरी शाख को पकड़ चुका था जो कैनस के गिर्द अपना दायरा तंग कर रही थी। बुढ़ ने लंबे चाकू की मदद से शाख पर वार करना शुरू कर दिए, लेकिन शाखें बहुत सी थी। एक के बाद दूसरी शाख कैनस को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। दूसरी तरफ वो शाख भी अपना काम कर रही थी जिसने बुढ़ की टांग को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। और अब अजीब सूरत हाल हो गई थी। एक शाख में कैनस लटकी हुई थी और बुढ़ उसे घसीट रहा था। उसके हाथ में कैनस की टांग आ गई थी और दूसरी शाख बुढ़ को अपनी जानिब घसीट रही थी। मैं इस मौके पर अपने आप को बाज ना रख सका, चुनाचे मैंने भी एक लंबा चाकू लिया और शाखों की तरफ लपका। मैकनो अलबत्ता उसके करीब नहीं पहुंच सका था। शायद उस दरख्त से वाकिफ होने के बावजूद सबसे ज्यादा खौफजदा हो गया था, हालांकि वो ऐसी फितरत का मालिक नहीं था। एक दरख्त की शाख मेरी तरफ बढ़ी तो मैंने अपने आप को उसकी गिरफ्त से बचा लिया और दूसरे ही लम्हे मैंने उस शाख को काट दिया जिसने बुढ़ की पिंडली के गिर्द अहाता किया हुआ था। शाख से आजाद होने के बावजूद बुढ़ ने कैनस को नहीं छोड़ा और पे दर पे शाखों पर वार करने लगा। वो हर कीमत पर कैनस को उन शाखों की जद से बचाना चाहता था और बिलाखिर वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गया। वो तमाम शाखें जो कैनस के गिर्द लिपटी हुई थी बुढ़ के चाकू से कट चुकी थी, लेकिन दूसरी शाखें कैनस और बुढ़ की जानिब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। इस मौके पर मैंने फुर्ती से काम लिया और दोनों को उन शाखों की जद से घसीट लिया। उसके बाद हम अपना सामान उठाकर सर पट भागे और घोड़ों के करीब पहुंचकर दम लिया जो यहाँ से मजीद चंद गज के फासले पर थे और दरख्तों की शाखों की लंबाई इतनी नहीं थी कि हम उनकी रेंज में आते। कटी हुई दरख्त की शाखें अब भी कैनस के गिर्द लिपटी हुई थी और कैनस दीवानों की तरह चीख रही थी। चीखते चीखते दफादन उसकी आवाज एकदम बंद हो गई। शिद्दत खौफ से या तो उसके दिल की धड़कन बंद हो गई थी या फिर वो बेहोश हो गई थी। हम उन शाखों के उसके जिस्म के गिर्द से हटाने की कोशिश कर रहे थे। इतनी सख्त गिरफ्त थी कि हमें शदीद हैरत हुई। बहरतौर हमने कैनस को शाखों की गिरफ्त से आजाद कर लिया। दूसरी तरफ लेडी पागलों की तरह आंखें फाड़े सकते की इसी कैफियत में इस मंजर को देख रही थी। अगर हम उसे घसीट कर शानों की रेंज से बाहर ना ले आते तो यकीनन वो भी शाखों की जद में आ गई होती। कैनस को उठाकर घोड़ों से थोड़े फासले पर जमीन पर लिटा दिया गया और उसे होश में लाने की कोशिशें की जाने लगी, लेकिन काफी देर तक कैनस होश में नहीं आई थी। हमने दरख्तों की शाखों की जद से ज्यादा फासला इख्तियार कर लिया और घोड़ों को भी वहां से खोलकर ज्यादा दूर ले आया गया ताकि ये खौफनाक दरख्त हम पर दोबारा हमलावर न हो सके। लेकिन हमारी दहशत का आलम नाकाबिले बयान था। एक तरफ धमाके हो रहे थे और दूसरी तरफ खून आशाम दरख्तों के खौफ ने हमें पागल कर रखा था। अब तक के सहराए आदम के सफर के दौरान इससे ज्यादा खौफनाक लम्हात हमें पेश नहीं आए थे। बुढ़ ने कैनस की पेशानी पर कपड़ा भिगो कर फेरना शुरू कर दिया और थोड़ी देर के बाद बुढ़ की आगोश ही में कैनस को होश आ गया। उसने खौफजदा निगाहों से बुढ़ के चेहरे को देखा और एक बार फिर उसके हल्क से दिल दोज चीख निकली, लेकिन बुढ़ ने उसके सर को अपने सीने से लगाकर खींच लिया था। नहीं कैनस नहीं, अब तुम उन आदमखोर दरख्तों की जात से दूर हो, बिल्कुल बेफिक्र रहो। तुम बच गई हो कैनस, तुम बच गई हो। बुढ़ नरम लहजे में कह रहा था और उसके अंदाज में एक अजीब सी मोहब्बत नुमाया थी। इस वक्त का बुढ़ और वो आवारा मिजाज शख्स नजर नहीं आ रहा था जो औरतों को देखकर पागल हो जाया करता था। इस वक्त उसके अंदाज में सिर्फ मोहब्बत और इंसानी हमदर्दी नुमाया थी। कैनस ने एक बार फिर आंखें खोली, बुढ़ को देखती रही और फिर उसके सीने से लिपट गई। गालिबन उसे भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये बुढ़ ही था जिसने अपनी जान खतरे में डालकर उसकी जिंदगी बचाई थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। आतिश शानी भी शायद
कम हो गई थी क्योंकि फिजा अब किसी हद तक साफ होती नजर आ रही थी। फिर आधी रात के चांद ने आसमान पर सर उभारा और आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होता चला गया। माहौल रोशन हो गया था। बुड अभी तक कैनस की तीमारदारी कर रहा था और लेडी फटी फटी आंखों से उस तमाम मंदिर को देख रही थी। प्रोफेसर जोनाथन मैकनो और मैं एक जगह बैठे हुए थे। लेडी हमसे कुछ फासले पर थी। हमारे ज़हन अभी तक माउस से थे। अपने अपने तौर पर न जाने क्या क्या सोच रहे थे हम लोग। बहुत ही देर इसी खामोशी के आलम में होगी। फिर दफतन लेडी ने दोनों हाथों से चेहरा छुपाया और सिसकियां ले लेकर रोने लगी। हमने चौंक कर उसे देखा। हमारी निगाहें उसका जायजा लेती रही थी। वो रोती रही, खासी देर तक रोती रही और उसके बाद अपनी जगह से उठी और कैनस के पास पहुंच गई। कैनस, मेरी बहन कैनस। उसने कैनस को सीने से लिपटा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। कैनस भी सिसकियां लेने लगी। फिर लेडी बुड की तरफ मुतवज्जो होकर बोली, मैंने देखा था तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी बहन की जान बचाई थी। ओह, वो कोई खास बात नहीं, ये सब कुछ तो करना ही था। अगर हम ये कोशिश ना करते तो फिर और कौन करता? बुड ने चहकते हुए कहा। नहीं, लोग किसी के लिए अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालते। तुमने वो किया है जो मुझे पागल कर देने के लिए काफी है। मैं पागल हो गई हूँ। मिस्टर एली, सुनो, इधर आओ, मेरे करीब आ जाओ। मैं जज्बाती हो गई हूँ। मेरी इस जज्बाती कैफियत से फायदा उठाओ। कहीं यूं ना हो कि कल जिंदगी का खौफ और कोई और लालच मुझे दोबारा अपने ख्याल से अलग कर दे। लिजी के अंदाज में एक अजीब सी कैफियत थी। जोनाथन जल्दी से खड़ा हो गया। मैं और मैकनो भी उसके करीब पहुंच गए। लिजी बदस्तूर कैनस को सीने लगाए बैठी हुई थी। तुम लोगों ने हमारे लिए अपनी जिंदगियां क्यों दांव पर लगाई? कैसी बातें कर रही हो लिजी? तुम सितम रसीदा हो। हम जिंदगी की कीमत पर तुम्हारा तहफ्फुज़ अपना फर्ज समझते हैं, जोनाथन ने कहा। और मैं तुम्हारे दुश्मनों की साथी हूँ। हम दोनों तुम्हारे दुश्मनों के लिए काम कर रहे हैं, समझे? हम दोनों स्टीफन बराकोडा के लिए काम कर रही हैं, जिसका कहना है कि तुम लोगों को या तो कहीं किसी जगह ठिकाने लगा दिया जाए या फिर तुम्हारी तमाम पोजीशन से उन लोगों को आगाह रखा जाए। ये देखो, ये ट्रांसमीटर है। इस ट्रांसमीटर पर हम उन्हें इतला दे रहे हैं कि अब तुम किस सिमत बढ़ रहे हो। तुम्हें शायद अब तक कत्ल भी कर दिया जाता, तुम्हें शायद अब तक कैदी भी बना लिया जाता, लेकिन वो लोग अभी ये बात नहीं जानते कि तुम्हारे इतराफ में कितने लोग तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। वो सिर्फ उनसे खौफजदा हैं, वरना तुम पर हाथ डाला जा चुका होता। समझे तुम? हम दोनों वो नहीं जो तुम्हें बता चुके हैं। हमारा ताल्लुक बाकायदा एक गिरोह से है, समझे तुम लोग? समझे? लेडी चीख चीख कर कहने लगी। ऐसा मालूम होता था जैसे वो किसी हिस्टेरियाई दौरे के जेरे असर हो। जोनाथन सकते में रह गया था। मेरी कैफियत भी उससे मुख्तलिफ नहीं थी। बुड और मैकनो ताज्जुब से दोनों लड़कियों को देख रहे थे। कैनस आहिस्ता से बोली, हाँ, ये हकीकत है। हम तो मर चुके हैं। कम अज कम मैं तो मर चुकी थी। अगर मैं मर जाती तो मेरी बहन। वो लेडी की तरफ देखने लगी। नहीं कैनस, तुम मर जाती तो मैं एक लम्हे के लिए भी जिंदा नहीं रहती। तू जानती है कि तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से मैं इस लानत में गिरफ्तार हुई हूँ। सिर्फ तेरी वजह से कैनस। मेरी बहन। लेडी ने एक बार फिर कैनस को अपने सीने से लिपटा लिया। जोनाथन ने मैनीखेज निगाहों से मुझे देखा। मैं गर्दन हिलाकर लेडी की तरफ मुतवज्जो हो गया। स्टीफन ब्रैकोडा हमारे कत्ल या गिरफ्तारी का ख्वाहिशमंद क्यों है लेडी? मैंने लेडी से सवाल किया। लेडी डुबडुबाई आंखों से मुझे देख रही थी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मैं जबान खोल चुकी हूँ। सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ तुम्हें तफसील से बता दूंगी। बेफिक्र रहो। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं। जिस तरह तुमने हमारी जिंदगी की हिफाजत की है, उसी तरह हम पर भी फर्ज हो गया है कि हम तुम्हें हालात से गाफिल ना रखें। प्रोफेसर जोनाथन बदस्तूर मुझे मैनीखेज निगाहों से देख रहा था। मैंने उसे इशारा किया कि इस वक्त लेडी को कुछ बताने पर मजबूर न किया जाए, उसे आराम करने दिया जाए। चुनाचे हम उसकी खातिर मदारत में मसरूफ हो गए। हमने कैनस को एक जगह लिटा दिया और उसकी हर तरह से देखभाल की जाने लगी। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती जा रही थी। चांद अपना सफर तय करके सुबह की किरणों से धुंधला हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता रोशनी फैल गई। माहौल की वीरानी बड़ी दहशतनाक थी। थोड़े ही फासले पर वो होना शाम दरख्त नजर आ रहे थे, जिनकी शाखें किसी भी ज़ी रूह को देखकर उसकी तरफ लपकती थी और आन की आन में हड्डियों का पिंजर बनाकर फेंक देती थी। हमने दिन की रोशनी में ऐसे ऐसे होलनाक मनाजर देखे कि दिल कांप उठा। छोटे छोटे खरगोश दौड़ लगाते हुए आगे बढ़ते तो ये शाखें बासानी उन्हें अपनी लपेट में ले लेती।
जोनाथन ने बताया कि ये शाखें काफी ताकतवर होती हैं और हमारा इनकी जद से बचकर निकल आना कमाल है। बहरतौर हमने वो जगह छोड़ दी और कैनस को तन्हाई घोड़े पर बिठाकर घोड़ों की लगामें पकड़कर वहां से आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद लेडी ने कहा, नहीं, ये रुख इख्तियार ना करो, बाईं सिमत चलते रहो। यहाँ एक दर्रा है जिसमें बड़े साफ सुथरे गार हैं। अगर पनाह लेना चाहते हो तो वो गार महफूज तरीन है। लेडी की इस बात पर अमल किया गया। वैसे हमें इस बात पर हैरत थी कि लेडी यहाँ के रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ है, जबकि हमारा ख्याल था कि आतिश फिशानी के खौफ से दहशत ज़दा होकर हम जिस तरह मुंह उठाकर भाग निकले हैं उससे हमने रास्ता खो दिया। हालांकि प्रोफेसर जोनाथन के पास ऐसे इंतजामात थे कि सही रास्ता इख्तियार किया जा सकता था, लेकिन अभी इसका मौका ही नहीं मिला था। कुछ देर के सफर के बाद हम उस दर्रे में पहुंच गए जिसकी निशानदेही लेडी ने की थी। दर्रा ज्यादा वसी नहीं था, लेकिन उसकी चट्टानों में दहाने नजर आ रहे थे। लेडी ने खुद ही हमारी रहनुमाई एक दहाने की सिमत की और थोड़ी देर के बाद हम एक साफ और कुशादा गार में दाखिल हो गए। गार इतना कुशादा था कि हम घोड़ों को भी अंदर ले जा सकते थे। चुनाचे अंदर का जायजा लेने के बाद हम घोड़ों को भी गार के अंदर ले आए ताकि वो बैरूनी खतरात से बचे रहें। प्रोफेसर जोनाथन ने गोशाए मुंतखब करके जमीन पर बैठ गया। उसने सामान से पुश्त टिका ली थी। थकन और जानलेवा वाकयात ने दर हकीकत हमें निढाल कर दिया था और इस वक्त किसी ऐसी आरामगाह की जरूरत थी यहाँ हम बाहर के मौसमी असरात से भी महफूज रह सकते थे। लेडी मुसलसल कैनस की दिलजोई की जा रही थी। कैनस उस वाक़े से बहुत ज्यादा दहशत ज़दा हो गई थी और इसी दौरान मुसलसल खामोश रही थी। हम सब भी लेडी की मदद कर रहे थे, कैनस को हर तरह की तसल्ली दिला रहे थे। लेडी थोड़ी देर के बाद हमारी तरफ मुतवज्जो हुई और कहने लगी, आप लोगों को यकीनन इस बात पर हैरत होगी कि मैंने इस दर्रे और इस गार की निशानदेही कैसे कर दी। हैरत की बात तो है लेडी, क्या तुम सहराए आदम के इन वैरान इलाकों के बारे में इस कदर तफसीलात जानती हो? हाँ, हमें इस पूरे इलाके को फिल्मों की शक्ल में दिखाकर ज़हन नशीन करा दिया गया है ताकि किसी मरहले पर हम किसी जगह रास्ता ना भूलें। लेडी, तुमने कहा था कि तुम हमें तफसीलात से आगाह करोगी। हाँ, मैं अब उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जिंदगी में बहुत कुछ किया है मैंने। ये मेरी सगी बहन है, यूं समझ लीजिए आप कि मैं इसके लिए माँ का दर्जा रखती हूँ। और ये भी हकीकत है कि इसी की हमाकतें थी जिनकी वजह से मैं स्टीफन ब्रैकोडा के ग्रोह में आने पर मजबूर हुई। ये अपने एक बॉयफ्रेंड के फ्रेम में आकर अपने आप को बुरे रास्ते पर लगा चुकी थी और इस तरह दलदल में फंस गई कि अगर मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर इसकी मदद ना करती तो यकीनन ये एक दिन जिंदगी से हाथ धो बैठती। मैंने इसके मुस्तकबिल की बका के लिए ये फैसला किया कि मैं भी इन बुराइयों में गिरफ्तार हो जाऊंगी और उसके बाद इस कोशिश में मसरूफ रहूंगी कि किसी वक्त इसे उनके चुंगल से निकालकर जिंदगी के सीधे रास्ते पर लगा दूंगी। इसे आप एक अहमकाना सोच कह सकते हैं प्रोफेसर। अगर आप स्टीफन ब्रैकोडा के बारे में जानते हैं तो आपको इतना अंदाजा जरूर होगा कि उसके चुंगल में फंस जाने के बाद किसी शख्स का निकल जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके करीब रहने के लिए मैं इसके सिवा और क्या कर सकती थी। और अब जब उसकी जिंदगी खतरे में पड़ गई थी और एक शख्स ने उसे बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी तो मैं किस दिल से आप लोगों को स्टीफन ब्रैकोडा के अजाब में गिरफ्तार करा दूं। मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ रहा था कि मैं आपको तमाम तफसीलात बता दूं। आपको गालिबन बंगाना के इलाके में देखा गया था और उसके बाद आपने जो सिमत इख्तियार की वो स्टीफन ब्रैकोडा की तरफ जाती थी, जबकि इससे पहले लाइन ऑफ क्रोजल की हिफाजत और निगरानी करने वाले सिर्फ ऐसे हिस्से में गश्त करते रहे हैं जहां उन्हें सफर के दौरान किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। किसी ने भी इस सिमत आने की कोशिश नहीं की। स्टीफन ब्रैकोडा ने जिन लोगों को आपकी हलाकत के लिए भेजा था वो कतई इस बात से वाकिफ नहीं थे कि आपके पास इतना खतरनाक असला भी मौजूद होगा। उनका मकसद भी आपको कत्ल करना नहीं था, बल्कि वो आपको घेर कर गिरफ्तार करना चाहते थे। उन्हें दरअसल ये शुबा था कि आप चारों ही इस मुहिम को सर करने ना निकल खड़े हुए होंगे, बल्कि आपके इतराफ में और भी लोग मौजूद होंगे। लिहाजा वो चाहते थे कि आपके बारे में पहले मुकम्मल मालूमात हासिल कर लें। तुम दोनों को किस मिशन पर भेजा गया था लेज़ी? मैंने कहा, हमारे सुपुर्द ये जिम्मेदारी की गई थी कि आपके साथ रहकर आपके बारे में मालूमात हासिल करें। वो हमला आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। वो लोग सिर्फ आपको घेर कर पकड़ने की कोशिश करते और फिर किसी मरहले पर आपको आज़ादी भी मिल जाती और इस तरह हमारी पोजीशन भी आपके दरमियान मुस्तहकम होती। इस पहलू पर भी गौर कर लिया गया था
کہ آپ فوراً ہی ہماری باتوں سے متاثر ہو کر ہم پر اعتبار نہیں کریں گے، اور اعتبار کے لیے ہمیں بھی آپ کے ساتھ وہی سزائیں بھگتنا تھی جو آپ لوگوں کو دی جاتی۔ یوں آپ ہم پر اعتماد کرنے لگتے اور ہم آپ کے پروگرام سے انہیں آگاہ کرتے رہتے۔ لیکن کیا تمہیں یقین ہے کہ ہم وہی ہیں جو ہمیں سمجھا گیا ہے؟ میں نے کہا، میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے بنگانا کے علاقے میں دیکھا گیا تھا، اور بنگانا میں جو کچھ ہوا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیفن براکوٹا اس سے بے خبر ہے اور اس کی بنگانا اور دوسرے علاقوں پر مکمل نظر نہیں ہے؟ شکریہ مس لیزی، میں آپ کی بات کا مطلب سمجھ گیا ہوں۔ کیا آپ ہمیں اسٹیفن براکوٹا کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتی ہیں؟ سب کچھ کر سکتی ہوں، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولی۔ میں نہیں کہہ سکتی کہ یہ معلومات آپ لوگوں کو فراہم کرنے کے بعد میرا مستقبل کیا ہوگا، لیکن اب مجھے کسی بات کی بھی پرواہ نہیں رہی۔ میں اس لمحے کو کبھی فراموش نہیں کر سکوں گی جب مسٹر بوڈ پاگلوں کی طرح کینس کی جان بچانے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا بیٹھے تھے، اور مسٹر اے لی، آپ نے بھی ان کی مدد کی تھی۔ پھر میں کس دل سے آپ لوگوں کو موت کے منہ میں جھونک سکتی ہوں؟ تو پھر ہمیں اسٹیفن براکوٹا کے متعلق بتائیے، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ پوچھئے، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اسٹیفن براکوٹا کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے ہیں؟ ہاں، ہم پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اور ہم ان چند افراد میں سے ہیں جنہیں اسٹیفن براکوٹا کی قربت حاصل رہی ہے۔ اسٹیفن براکوٹا کہاں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ آپ لوگ ابھی اس سے بہت فاصلے پر ہیں۔ جس جگہ آپ اس وقت موجود ہیں اس کے شمال مشرق میں تقریباً 200 میل کے فاصلے پر قبیلہ بونی کا آباد ہے۔ یہ افریقہ کا ساحلی علاقہ ہے، اور یہ قبیلہ ساحلی قبائل میں سے ایک ہے۔ گو سمندر اس سے کافی دور ہے، لیکن ایک کھاڑی سمندر سے نکل کر اس قبیلے کی پشت پر پہنچتی ہے، اور یہی کھاڑی سمندر تک آنے جانے کا راستہ ہے۔ خشکی کے راستوں سے سفر کرتے ہوئے آپ اس کھاڑی تک نہیں پہنچ سکتے تب وقت یہ کہ قبیلہ بونیکا سے نہ گزرے۔ قبیلہ بونی تک پہنچنے کے لیے بھی کوئی عام راستہ نہیں، کئی دیگر قبائل سے گزرتے ہوئے آپ وہاں تک پہنچ سکیں گے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ قبیلہ سمندر کی طرف آخری آبادی ہے۔ میں اس سلسلے میں بھی آپ کی مدد کروں گی، اور اس ساحلی علاقے کا مکمل نقشہ آپ کی رہنمائی کے لیے تیار کروں گی۔ اسٹیفن براکوٹا مستقل قبیلہ بونیکا ہی میں رہتا ہے؟ ہاں، وہاں اسے بے شمار سہولتیں حاصل ہیں۔ وہاں سے اس کا بیرونی دنیا سے براہ راست رابطہ ہے۔ دو آبدوزیں جو اسٹیفن براکوٹا کی ذاتی ملکیت ہے، کھلے سمندر میں اس کے اشارے کی منتظر رہتی ہیں۔ وہ ان کے ذریعے بیرونی دنیا سے ضرورت کا سامان منگواتا رہتا ہے، اور بونیکا میں اس نے بہت مضبوط قوت حاصل کر لی ہے۔ اسٹیفن براکوٹا کا بونیکا میں ایک روحانی پیشوا کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، اور وہاں کا اچ ڈاکٹر ہے۔ قبیلے کے لوگ، اور صرف بونیکا قبیلے ہی کے نہیں بلکہ آس پاس جتنے چھوٹے چھوٹے قبائل ہیں، ان کے رہنے والے اسٹیفن براکوٹا کو اپنا روحانی پیشوا سمجھتے ہیں اور دل سے اس کی عزت کرتے ہیں، اسے دیوتا کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ اسٹیفن براکوٹا نے بونیکا کے وسط میں ایک آتش بت تعمیر کرایا ہے، اور اس بت کی کرامات افریقہ ہی کے رہنے والوں کو کیا مہذب دنیا کے لوگوں کو بھی ورطۂ حیرت میں ڈال سکتی ہیں۔ براکوٹا کی خانقاہ میں ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ افریقی قبائل اپنے شدید بیمار لوگوں کو لے کر وہاں آتے ہیں اور شفایاب ہو کر جاتے ہیں۔ براکوٹا سائنسی ذرائع سے ان کا علاج کرتا ہے۔ وہ بہت ذہین ڈاکٹر اور سرجن ہے۔ اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا ہے، اس نے وہاں اپنا سکہ جما لیا ہے، اور قبیلے والوں پر اپنی گرفت اتنی مضبوط کر لی ہے کہ اب انہیں بہکایا بھی نہیں جا سکتا۔ اس طرح وہ وہاں کامیابی سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ لائن آف کروزل اس کے لیے ایک چیلنج ہے، اور وہ اسے ہر قیمت پر تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی جو کوششیں وہ مختلف لوگوں کے ذریعے کر رہا ہے وہ شاید آپ کے علم میں ہو، لیکن ایک بڑا منصوبہ ایسا بھی ہے جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ وہ کیا؟ جوناتھن کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ لائن آف کروزل کے اطراف میں بے شمار آبادیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ دور دراز علاقوں میں بھی قبائلوں کی تعداد لاکھوں سے تجاوز کرتی ہے۔ افریقہ کی ان وحشی اور جنگجو قبیلوں کو اس بات کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے کہ وہ لائن آف کروزل کے خلاف کام کریں۔ اسٹیفن براکوٹا ان لوگوں کے دلوں میں لائن آف کروزل کے لیے نفرت کے شعلے بھڑکا رہا ہے، اور انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تمام قبائل کی بقا کا دار و مدار اسی پر ہے کہ لائن آف کروزل کو تباہ کر کے غیر ملکیوں کو اپنی سرزمین سے نکال دیا جائے۔ اس کام کو تمام قبائل قومی فریضہ سمجھتے ہوئے انجام دیں۔ یہ لاوا آہستہ آہستہ پکتا جا رہا ہے۔ لائن آف کروزل کے حوالے سے کچھ ایسی کاروائیاں براکوٹا ہی کے آدمیوں کے ذریعے ہوتی رہتی ہیں جو ان قبائلوں کو مشتعل کرتی ہیں۔ اس طرح قبائلوں کے درمیان کافی نفرت
پھیل گئی ہے اور وہ اجتماعی طور پر متحد ہو کر لائن آف کروزر پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تاکہ ان اسلحہ ساز فیکٹریوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے جو ان کے خیال میں انہیں ختم کرنے کے لیے اسلحہ تیار کر رہی ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ لیڈی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور میں جو نہایت ہی نماک سے اس کی گفتگو سن رہا تھا چونک پڑا۔ یقیناً مس لیڈی، میں پوری طرح ہمہ تن گوش ہوں، آپ اپنا بیان جاری رکھیں، میں نے کہا، اور پروفیسر نے میری تائید میں گردن ہلا دی۔ لیڈی سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولی، بریکوڈا نہایت چلاکی اور ہوشیاری سے اپنے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ قبائلوں کے گروہ اس کے پاس آتے ہیں اور وہ ایک روحانی پیشوا کی حیثیت سے انہیں لائن آف کروزل کی طرف سے پہنچنے والے نقصانات سے آگاہ کرتا ہے اور آئندہ پیش آنے والی تباہی سے ڈراتا ہے۔ ابتدا میں اس نے یہاں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے بہت کام کیا، قبائلوں کو ایسے فائدے پہنچائے کہ بالآخر وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ خود بونیکا میں اس نے نئے سردار ساگون کو متعین کیا۔ ساگون جو ایک اتاب زدہ شخص تھا اور جسے قربان گاہ پر موت کے گھاٹ اتارا جا رہا تھا، زندگی پانے کے بعد وہ بھلا اسٹیفن بریکوڈا کا احسان مند کیوں نہ ہوتا۔ یہی نہیں بلکہ اسٹیفن بریکوڈا نے روحانی پیشوا اور وچ ڈاکٹر کی حیثیت سے ساگون کو وہ مقام دلایا جو اسے کبھی نہیں حاصل ہو سکتا تھا۔ ساگون کے ذریعے اس نے بونیکا میں ایسے کام کرائے جو بونیکا والوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے، اور انہوں نے تسلیم کر لیا کہ دیوتاؤں کا چہیتا ساگون ہی ان کی نجات دہندہ ہو سکتا ہے۔ خود ساگون کو اسٹیفن بریکوڈا نے اس قدر بھڑکا دیا ہے کہ وہ اس منصوبہ بندی پر سب سے زیادہ پیش ہے۔ دوسری طرف اس نے لائن آف کروزل میں اپنے چند ایجنٹ بھیج کر تقریبی کاروائیاں کی ہیں تاکہ لائن آف کروزل کے محافظ اور ہمدرد ایجنٹ وہیں الجھے رہیں، ان کا دائرہ تحقیق لائن آف کروزل کی آبادیوں سے کبھی باہر نہ نکلنے پائے۔